Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Ali Qasim. Before I start to explain the topic and a little bit introduction of myself, first of all, let me confirm, am I audible enough? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज क्लियर है मेरी? Yes, sir, you are audible to us. Okay, thank you so much. So, Great. before I start to explain the topic, which is how to secure the maximum score in government job test, let me introduce myself. Uh, Basically, I'm from district Khairpur, and as far as my education is concerned, I did my graduation in the Institute of English Language and Literature from the University of St. Jamshoro. And after that, in 2015, I did my specialization in Pakistan Studies, Masters. And recently, in 2022, I completed my MPhil in Pakistan Studies with the research or with the thesis with the title of Political Resistance in Sindh, a case study of Awami Tahreek. So, and recently in 2000, in last year, 2000, in a month of August 2023, I was appointed as a lecturer in Pakistan Studies, and currently I'm doing my job at PCHS Education Foundation College in Karachi. इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा और यूनिवर्सिटी लेवल का जो बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं उनके लिए ये बताऊं कि आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सिटीज टू renowned universities of Karachi, Sindh Madrasatul Islam and Beria University, where I served as a Pakistan study lecturer. तो टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा काफ़ी इस हवाले से। तो आज इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं आप टॉपिक से समझ गए होंगे कि एक जनरल सी जो जो टेस्ट है हमारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो है ना प्रिपरेशन करते वक्त और उसको तैयारी करते वक्त। तो आई होप कि इस हवाले से जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपके लिए जो है वो अच्छे साबित होंगे और आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। So let's start, and I'm going to start the slides. अच्छा, ये देखिए, फर्स्ट वन ये है कि पहला तो ये हो गया कि एजुकेशन एक्सपीरियंस अचीवमेंट्स, ठीक है, इनमें तो हमने लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा। अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं क्योंकि हमारे पास जो टाइम है उस हिसाब से हम ये पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी ऑप्टिमिस्टिक। सो देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू डील द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। जिंदगी में दो तरह की अप्रोचेस हैं, एक होते हैं या तो हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं या पेसिमिस्ट होते हैं। तो ये है बेसिकली ऑप्टिमिज्म का मतलब ये है कि यानी कि पॉजिटिव साइड्स को देखना जिंदगी में किसी भी हवाले से। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्टिमिस्टिक होने की बात करें तो ये कह सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी जिंदगी में कहीं कहीं पे हम कुछ मामलात में एक नेचुरल चीज होती है, कहीं पे हमें पेसिमिस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये है कि आमतौर पे हमें जिंदगी में काफी मामलात में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? बिकॉज आई थिंक इफ वी आर नेगेटिव and take a glass half empty approach to life for the majority of our time, then it has consequences. अगर हमारी अप्रोच ग्लास हाफ एम्प्टी, आधा ग्लास खाली है वाली रहेगी, जिस तरह ये फेमस एग्जांपल आपने सुना होगा कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं ये वो पॉजिटिव साइड देखते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव साइड देखते हैं। तो इस फिलॉसफी का ओवरऑल हर जिंदगी में हर चीज पे इम्पेक्ट आता है। तो हमारी जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन एजुकेशन, इसमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हम लेके चलेंगे। तो हमारी जो है ना ग्लास हाफ एम्प्टी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके नतायज जो हैं वो काफी खराब हो सकते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। उसके लिए और उसके अलावा इसमें और क्या चीज आ सकती है? इसमें ये हो सकती है कि आप अपने यू मस्ट हैव रिफ्रेम योर थॉट्स।
जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो नफ्सियातदान हैं, वो हमें सिखाते हैं, वो एक टेक्निक यूज करते हैं आमतौर पे, उसको कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है, कॉग्निटिव थेरेपी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, विच हेल्प पेशेंट्स थिंक मोर रेशनल एंड हेल्दी थॉट्स। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप अच्छी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को सोचते हैं और नेगेटिव को अपने दिमाग से जो है ना रिफ्रेन करते हैं, यानी कि उनको निकालते हैं। सो दो चीजें होती हैं, नेगेटिव थॉट जो होता है और पॉजिटिव थॉट होता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग अपनी जिंदगी के हवाले से या कुछ अपने प्रीवियस ईयर्स के हवाले से, एक्सपीरियंसेस के हवाले से अपनी अच्छी राय नहीं रखते। वो कहते हैं कि मेरा जो पिछला साल था, मसलन जो 23 साल गुजर गया, उसके बारे में बात करते वक्त बताते हैं कि मेरा ये साल अच्छा नहीं रहा, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सो दिस इज नेगेटिव अप्रोच। लेकिन अगर वो वहां पे ये सोचें कि मेरा साल जो है अगर इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, तो दिस इज बेसिकली ऑप्टिमिज्म, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो सकती है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट है, ये जो फिलोसफी है जो हमें सिखाई जाती है, उसको हम अपने हर जिंदगी के अमल में, स्पेशली इन द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम्स, और इस हवाले से हम यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने ये जरूरी समझा कि आपको पता होना चाहिए कि हम ये रखें। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे आप चलेंगे तो उसमें देखें, सेकेंड वन है अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ एग्जाम्स। एवरी एग्जाम हैज इट्स ओन साइंस। ये आपने सुना भी होगा जिंदगी के डिफरेंट, जो चाहे एग्जाम हो या कोई भी और चीज होती है तो उसके अंदर इस चीज की अलग साइंस होती है। तो बेसिकली ये साइंस क्या है एग्जाम्स की? एग्जाम की साइंस ये होती है कि भाई कुछ जो हमारे यहाँ पे जो एग्जाम्स देते हैं, जब मैं आप में से काफी ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कुछ जो हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और जो है कुछ टीचिंग से रिलेटेड होंगी, कुछ जो है आपकी चाहे वो सीएसएस हो, पीसीएस हो, उससे रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं। सो देर आर टोटली दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्स, उनकी अलग अलग अपनी साइंस है, तो उन साइंस को समझना बहुत जरूरी है उसको। और वो साइंस क्या हो सकती है, एक तो आपकी जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज होती हैं पढ़ने की, जिसके हवाले से काफी मटेरियल मौजूद है कि कोई एक कैंडिडेट है या पढ़ने वाला है, उसको किस हवाले से क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, और कौन सी चीजें ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं एग्जाम के हवाले से, कौन सी नहीं हो सकती, कितना टाइम पढ़ना चाहिए। खासतौर पे सीएसएस के जो स्टूडेंट होते हैं, पीसीएस के जो होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, उसके हवाले से ये बड़ी बहस होती है कि हमें इतने घंटे पढ़ना चाहिए। सो बेसिकली ये डिफरेंट अप्रोचेस के साथ स्टूडेंट जाते हैं, तो ये बेसिकली एक साइंस होती है उस एग्जाम को समझने के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए ओवरऑल। क्योंकि वो पेपर, अगर वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वो जाहिर बात है एमसीक्यू से डील करेंगे, और जहाँ पे वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो जाहिर बात है उनको लंबा अरसा चाहिए, लॉन्ग टाइम चाहिए उसकी तैयारी के लिए। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं या जिसकी तैयारी अभी कर रहे हैं इस एग्जाम की, उसकी नेचर ऑफ एग्जाम क्या है, उसकी साइंस क्या है, उसको हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि उसकी क्या है। अगला पॉइंट जो कि इससे रिलेटेड ही है वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें देखें नेक्स्ट इसी से ही कनेक्टेड है कि डायरेक्शनल स्टडी। डायरेक्शनल स्टडी का मतलब ये है कि देखें, आमतौर पे जो पढ़ाई हम करते हैं, यानी कि जो भी तैयारी करते हैं, वो दो तरह के लोग होते हैं जो यानी कि स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स आप कह लें। वो इस तरह के होते हैं कि आप जनरली काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और दूसरा होती है एक डायरेक्शनल स्टडी। डायरेक्शनल स्टडी में आपको पता होता है वो, यानी कि उस एग्जाम की साइंस का पता होता है बेसिकली कि हमें किस तरह एक एक टॉपिक को, एक एक पोर्शन को, एक एक सेशन को जो है ना वो लेके चलना है, जो बेसिकली आपको आने वाले एग्जाम में पूछी जाएंगी। और दूसरी तैयारी ये है कि आपको उसका बेसिक आइडिया तो हो कि कौन से क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप उसकी जनरल स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपको बुक हाथ में आ गई वो आपने पढ़ लिया, कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ठीक है, और कभी दोस्तों से उसके हवाले से जो उसके बारे में जानते हैं उनसे थोड़ा डिस्कस कर लिया, लेकिन उसकी कोई भी आपको डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। वैसे आप काफी चीजें पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी कोई भी सीक्वेंस नहीं है, और उसकी कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शनल स्टडी ये है बेसिकली कि आप जो एग्जाम देना चाहते हैं उसके एग्जाम के हवाले से आपको डिटेल्स का पता हो कि उसकी नेचर ऑफ एग्जाम क्या है, और किस अगर डायरेक्शन में हम जाएंगे तो उसमें मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकते हैं।
ये बिल्कुल ऐसी तरह का, अगर सिंपल एग्जांपल दी जाए तो अगर आपने जाना है जो है हैदराबाद, अगर आप वो कराची की डायरेक्शन में जाएंगे तो कभी भी आप हैदराबाद पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। ये बेसिकली इसी तरह एक स्टडी होती है एग्जाम को डील करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको उसी डायरेक्शन में जाएं जिस जो एग्जाम की बेसिकली रिक्वायरमेंट। उसके बाद है देखिए नेक्स्ट वन, ये एक एक चीज दूसरे से कनेक्ट करते जाएं और आपको पता चल जाएगा। हम आगे फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा इसकी हवाले से। देखिए ये है फॉलो सिलेबस। आई होप कि जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं इस वक्त, दे आर वेल अवेयर अबाउट देयर सिलेबस जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, और उस उनको अच्छे से पता है कि उनको कौन से पोर्शंस की तैयारी करने हैं उस एग्जाम के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हुए हैं जो बेसिकली सिलेबस का पता ना होते भी, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और वो जो है वो जनरल तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि या उस पोर्शन की तैयारी कर रहे होते हैं सिर्फ जो उनको लगता है कि इसमें इस फील्ड से रिलेटेड है, तो इससे अंडरस्टूड है कि इसमें से ज्यादा सवाल आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई पाकिस्तान स्टडी का लेक्चरर है, लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा है, और वो पाकिस्तान स्टडी के कैंडिडेट हैं, तो वो ये अज्यूम कर लें और ये समझ लें कि पाकिस्तान स्टडी के सवाल आएंगे ज्यादा, जाहिर बात है उसका वेटेज ज्यादा होगा। तो वो उसकी तैयारी सिर्फ करने बैठ जाएं और उसके हवाले से जो चीज़ें हैं उनकी तैयारी, जो भी उनका सिलेबस है, चाहे जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह हैं उनको देखते जाएं, उनके लिए कुछ अच्छी सी बुक्स ले लें और उनकी प्रिपरेशन करें, बाकी चीज़ों को भूल जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एक एक चीज़ जो भी आपके सिलेबस में शामिल है परसेंटेज वाइज आपको पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको है भाई 60% उसका जो सब्जेक्ट है, और बाकी 40% में क्या आएगा, चाहे उसमें इंग्लिश है या कोई जनरल साइंस एंड एबिलिटी है या कोई भी एक्स वाई जेड कोई ऐसा पोर्शन है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसको सीरियस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है तो सिर्फ उसी को देखना है। ये मैंने देखा है, ये काफी कैंडिडेट इसमें गलती करते हैं, फिर आगे जाके उनका स्कोर जब आता है तो उनको पता चलता है इसका, या रियलाइज होता है कि ये हमें थोड़े नंबर से हम जो रह गए हैं, या 10 नंबर का डिफरेंस आ गया या 15 नंबर का डिफरेंस आ गया, वरना शायद हम मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता। तो ये बेसिकली ये वो चीज़ होती है जहाँ पे आप किसी खास पोर्शन को सिलेबस में मिस कर देते हैं और उसको फोकस नहीं करते। तो यू मस्ट फॉलो द सिलेबस, यू मस्ट अवेयर अबाउट द सिलेबस, होल सिलेबस, और उसके जो डिफरेंट पोर्शन वगैरह हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद है कि फॉलो योर ओन स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन। ये अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आमतौर पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें, जो हमारे जो गाइड्स होते हैं या डिफरेंट आप क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो उसमें आपको ये जो मॉडरेटर्स वगैरह आपके होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, आपको बताते हैं इस हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से, या टीचर्स डिफरेंट स्टेजेस में आपको बताते हैं कि वो किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए और उस तैयारी का तरीका क्या है। पढ़ने का तरीका आपको बताया जाता है। इवन लाइब्रेरी में मैंने ये भी सुना है कि लाइब्रेरी में आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसके बैठने का स्टाइल क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें जो है ना, एक खास तरह का स्टाइल बताया जाता है प्रिपरेशन का, खास तौर पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें, ठीक है। उसमें एक आपको बताया जाता है कि यहाँ पे 10 घंटे आपने पढ़ने हैं, लाइब्रेरी को टाइम देना है, बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये एक आइडियल सी सिचुएशन जो है वो बताई जाती है। लेकिन मैं इससे बिल्कुल आपको हट के ये इसीलिए ऐड किया है, ये मैंने पॉइंट के आमतौर पे मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं या प्रिपरेशन करते वक्त कैंडिडेट्स को देखा है जिनका एक खास अपना स्टाइल होता है तैयारी करने का, उसमें वो कंफर्टेबल होते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा पढ़ाई के लिए वो अप्रोच यूज करें, यानी कि वो मेथड यूज करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बाकी लोग क्या कहते हैं कि ये तरीका अच्छा है पढ़ाई करने का, उसको इतना ज्यादा जो है ना वो उस पर ज्यादा, यानी कि आप सुने उनसे, अगर कोई काम की चीज है तो आप वो करें। मैंने ऐसे काफी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स देखे हैं जो लाइब्रेरी में बहुत कम टाइम देते हैं, नहीं जाते, घर में पढ़ाई करते हैं, कहीं पे जहाँ पे वो रहते हैं वो अपने रूम में पढ़ाई करते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, लेकिन उनको फिर भी कुछ टाइम मिल जाता है, पढ़ाई करते हैं, फिर भी वो अच्छे नंबर लेते हैं अगर उनसे कंपेयर करें जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अब ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि
कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप लाइब्रेरी ना जाएं जो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यानी कि आप अपना स्टाइल एक प्रिपरेशन का फॉलो करें, आप अपना एक मेथड फॉलो करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको ज्यादा समझ में आता है। मतलब कुछ लोग जो है ना बिल्कुल एक अपने रूम में बैठ के अपने बेड पे जो है ना बिल्कुल रिलैक्स मूड में होके अगर किताब सामने रखे हैं पढ़ते हैं तो उनको ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, और लाइब्रेरी में इतने कंफर्टेबल नहीं है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो लाइब्रेरी में जाएं और वहां पे पढ़ें। तो यू मस्ट फॉलो योर ओन स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन। उसके लिए क्या टेक्निक्स आप यूज करते हैं, किस तरह आपको चीजें याद होती हैं, और किस तरह उनको लेके चलेंगे, ये जो है ना वो आपने डिसाइड करना है। लेकिन ये है कि आप अपना एक स्टाइल उसकी प्रिपरेशन लेके चलें, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये आपने सेंटेंस तो सुना होगा, सभी ने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस ऐसी चीज है जिसमें से जो आप बहुत ज्यादा चीजें जो है वो गेन कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने कुछ टाइम पहले एक इफिशिएंसी पे एक लेक्चर पढ़ा था, उसको पूरा एक लेक्चर था, मैंने सुना था, उसको स्टडी किया था कि व्हाट इज इफिशिएंसी, काबिलियत क्या है। तो उसमें ये बड़ी एक जबरदस्त चीज वो आई कि जिंदगी में या इस दुनिया की तारीख में जो सबसे ज्यादा लर्निंग आती है आपकी, वो आती है आपकी रिपीटेशन से। यानी कि जो चीजें याद रह जाती हैं उससे ज्यादा उसमें इतनी एबिलिटी वो आपको पैदा होती है ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन से, मतलब प्रैक्टिस से। इसकी मिसाल अगर सिंपल मैं देना चाहूँ तो ये आपको दूंगा कि मिसाल आप इस वक्त अगर ड्राइविंग करना नहीं जानते कोई, तो अगर ड्राइविंग सीखें, कार चलाना सीखें, तो शुरू में आपको वो डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन बाद में जब वो ड्राइविंग करते हैं वो लोग, अगर उनके साथ आप कभी बैठते हैं या आप खुद ड्राइविंग करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप हर चीज एक्ट करने के लिए सोचते नहीं हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब आप मुझे जो है वो आपने वो नजर रख के कि मुझे अब सेकंड गियर में जाना है या थर्ड गियर में जाना है, वहां पे आपने देखा, या नीचे ब्रेक मारना है तो आपने ब्रेक की तरफ देखा। ये नहीं होता, ये आप चीजें वो आपके शऊर शऊर सिचुएशन से आप वो लाशऊर में चले गए, यानी कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। तो जब आप चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनको ज्यादा रिपीट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो शऊर से आपकी, आप समझेंगे जिस तरह हम वो कहेंगे, इतने स्ट्रांग हो जाती है उसकी कंडीशन, उसकी एबिलिटी, कि वो आपकी फिंगर टिप्स पे होते हैं। ये एक ड्राइविंग की एग्जांपल थी, लेकिन पढ़ाई में भी इस तरह होता है। आपने ये नोट किया होगा कि जो चीजें आप दोस्तों को ज्यादा शेयर करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, रिपीटेशन करते हैं उनकी, वो आपको चीजें लंबे अरसे तक याद रहती हैं। तो ये बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ये हमेशा ये खास तौर पे, क्योंकि आप जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिनको एमसीक्यूज याद करने होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है या तरीकेकार है कि आप ज्यादा चीजों को पढ़ें, शेयर दोस्तों के साथ करें, और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वर्बली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कमरे में हैं उसको लाउडली अगर कोई चीज पढ़ना चाहें उससे आपकी याद होती है तो वो कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, या अपने दोस्तों को बता सकते हैं। इवन लिख के प्रैक्टिस की जा सकती है। आपने एक चीज याद की, उसको बार बार आपने 3-4 मरतबा लिखा, तो उसके बाद आपकी वो अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस किया करें। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ डिटेल रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं जो है ना इस स्पेशली क्योंकि हर चीज जो है ना वो पेपर में आप क्या सोच रहे हैं कि क्या चीज आनी चाहिए, इस तरह आमतौर पे नहीं हो। लेकिन काफी जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं पेपर में, उसमें तो हमें पता चलता है कि हम आमतौर पे पास पेपर्स को फॉलो करते हैं, जो अच्छी चीज है, क्योंकि उससे जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है काफी, या उनमें से अगर काफी चीजें रिपीट होती हैं तो आपको उसका फायदा होता है। लेकिन हर बार ऐसा हो लाजमी नहीं है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि पेपर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो ज्यादा आपकी जो उन स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद नहीं होते जिन्होंने सिर्फ एमसीक्यूज जो है ना वो सिर्फ रटे हुए हैं, ठीक है, या उनको एग्जैक्ट उन्होंने याद कर दिया है जिस पोजीशन में है। तो यहाँ पे इसलिए ये ऐड करने की जरूरत थी कि आपको डिटेल रीडिंग की इम्पोर्टेंस का पता हो। अब मैं अब अगर एक मेरे इस वक्त सामने जो है वो एक पेपर है, इसका सीएसएस का पेपर है, और वो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया।
और ये है पिछले इसी साल का जो है ना पेपर आया था। उसको मैं उसका एक सवाल आपकी एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा सिर्फ। आमतौर पे जो ना सिंपल सवाल जो किए जाते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज वगैरह में जिसमें आपसे कोई डेट मालूम कर ली, एक फैक्ट मालूम कर लिया, तो वो तो एक सिंपल चीज हो जाती है कि मसलन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इन विच ईयर द अरब्स कॉन्कर्ड द सिंध, किस साल जो है ना वो सिंध को फतेह किया, तो ये आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा और आप जल्दी में जवाब दे देंगे। लेकिन ये पेपर मेरे सामने है, इसमें मैं एक सवाल आपको पढ़ना चाहता हूँ कि इसमें पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई अरब रूल कुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड सिंध एंड मुल्तान। यानी सिंध और मुल्तान यानी के बाद यानी कि एक्सटेंड नहीं क्यों किया, उसकी बुनियादी वजह क्या थी, अरब ने यहाँ तक जो है ना वो एक्सटेंड क्यों किया, आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कर सकते थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, रीजनिंग पूछी। अब इसमें ऑप्शन उन्होंने क्या दिए हैं, ऑप्शन ए है इसमें ज्योग्राफिकल बैरियर्स एंड रिजिड टरेंस, और उसके बाद है सेकेंड वन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल रूलर्स, थर्ड वन है लेक ऑफ इंटरेस्ट इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन, एंड द लास्ट वन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द अरब्स। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट जो मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने ये टेस्ट वगैरह दिया है, उन्होंने काफी ऐसे भी हैं जिन्होंने ये इसका अटेम्प्ट किया है, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये भी सवाल किया है। लेकिन इसका सही जवाब जो है ना वो है बेसिकली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द अरब्स। आपको अगर ये अब वो चीज है जिसने सिर्फ एमसीक्यूज पढ़े होंगे, यानी कि जिसने ये पढ़ा कि कब हमला हुआ, किसने किया, उस वक्त खलीफा कौन था, और उस वक्त गवर्नर कौन थे, ठीक है, और यहाँ पे कौन आए थे, मोहम्मद बिन कासिम, और वो कितने साल तक रहे, उन्होंने कुछ डेटा याद कर लिया। लेकिन उन्होंने इसकी तफसील जो है वो नहीं याद की। यानी कि वो तफसील तभी आएगी जब आप डिटेल रीडिंग करेंगे। और ये पूरा पेपर जो है 20 के 20 सवाल हैं, ये रीजनिंग पे बेस्ड है। मैंने तो सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखा है, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि वो स्टूडेंट जो सिर्फ अगर जनरल चीजें पढ़ के गए होंगे या बुनियादी फैक्ट्स पढ़ के गए होंगे, उनमें से काफी उनको डिफिकल्टी होगी जिनकी डिटेल रीडिंग नहीं होगी। तो ये डिटेल रीडिंग आपको बहुत काम आती है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसलिए हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप एमसीक्यूज की तैयारी करें, चाहे वो आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं या कोई और तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्टिव भी बुक लें उस जो है ना अपने टॉपिक से रिलेटेड। मसलन पाकिस्तान स्टडी की कोई तैयारी कर रहा है यहाँ पे कोई लेक्चरशिप की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई सब्जेक्टिव बुक ले लें और उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें उस एग्जाम के वक्त जब आपके करीब हो एग्जाम। जिस तरह अभी मसलन पाकिस्तान स्टडी वाले पढ़ सकते हैं, ट्रैक टू पाकिस्तान है जो बुक, वो बड़ी फेमस है, उसमें थोड़ी डिटेल आपको मिलेगी। या जो है रजा काजमी की बुक है पाकिस्तान स्टडी के नाम से, वो आपको उसमें थोड़ी डिटेल मिलेगी। हामिद खान की बुक है द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वो आपको उसमें डिटेल मिलेगी। तो वो डिटेल पढ़ने से पता क्या चलता है कि उसमें आपको ना अगर कॉन्सेप्चुअल या बीच में से कोई डिटेल चीज पूछ ली तो वो आप उसका जवाब आसानी के साथ दे सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझा पाया हूं मैं। और उसके बाद है मेमोराइजेशन टेक्निक्स। अब ये मेमोराइज किस तरह करना चाहिए चीज़ों को, अब मैं आपको ये चीज़ इतनी बता दूं कि ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका एक जो है ना वो चीज़ों को रिलेट करना सीखें, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करें। स्पेशली जब डेट्स वगैरह आप याद करते हैं तो उनको उनका रिलेशन बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूँगा आपको कि मिसाल के तौर पे अगर कुछ डिफरेंट डेट्स हैं, स्पेशली जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं या पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड हैं, या वैसे भी अगर कोई आप चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसमें काफ़ी ऐसी डेट्स होती हैं जिसमें एक ही डेट पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। तो आप उस डेट को दूसरी डेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें एक टेक्निक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे इस वक्त जो मेरे जहन में चीज़ आ रही है वो आप ये बता सकते हैं कि 20 जो है मैं 16 ऑफ अक्टूबर, मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बता देता हूँ। 16 ऑफ अक्टूबर 1905 को बंगाल वाज पार्टीशन टू या डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट, ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न बंगाल। ये है डेट 16 ऑफ अक्टूबर। ऑन द सेम डेट इन 1955 लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज असैसिनेटेड। ठीक है, उनका भी कत्ल हुआ था 16 अक्टूबर 1951 को।
तो ये बेसिकली दो डेट्स हैं, अलग अलग ईयर्स हैं, लेकिन इसको आपने रिलेट किया। इसमें इस तरह की बहुत सारी डेट्स आपको मुझे मिलती हैं और मैं देखता हूँ, तो उनको आप अगर रिलेशन बना लें या अपने माइंड में किसी चीज की आप स्टोरी भी बना सकते हैं उस डेट्स को याद करने के लिए। ये भी बहुत जरूरी होता है। जो भी आपके लिए चीज कंफर्टेबल हो उसको याद करने के लिए, चाहे उसमें कोई फनी स्टोरी आपने बना ली, अपने दोस्त के साथ शेयर कर ली, तो वो आपने अपनी कोई कोड बना लिया किसी चीज को याद करने का, अगर हेडिंग्स वगैरह हैं उसके लिए आपने उसका कोई एक लेटर ले लिया और उसका एक कोड बना दिया, तो वो ये भी एक टेक्निक होती है उसको याद करने की। तो आपको पूरी बैकग्राउंड उसका याद आ जाएगा एट द टाइम टू अटेम्प्ट द पेपर, जब आप उसको अटेम्प्ट वगैरह करेंगे। ठीक है, ये बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट चीज है। ये इन चीजों को देखेंगे, मेमोराइजेशन की जो है टेक्निक्स, और भी आप को जो आसान लगे वो कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मैंने पिछली की स्लाइड में बता दिया है कि वो आपकी प्रैक्टिस से आती है। टाइम मैनेजमेंट वैसे नहीं होगी, उसकी प्रैक्टिस जब आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा ये, मैं ये बता देता हूँ। क्योंकि जो अगर आप फर्स्ट टाइम कभी भी पेपर देने जाएं, कोई भी एग्जाम देने जाएं, तो आपने नोट किया होगा कि उसमें टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा मसला आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आपने कभी भी उसको पहले से जो है ना वो उसकी प्रैक्टिस नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ज्यादा पेपर अगर अपने दिए हुए हैं या देते रहते हैं डिफरेंट टेस्ट, तो वो ऑटोमेटिक आपके उसमें एक मिजाज का हिस्सा बन जाएगी, या आप समझेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो उसकी ये किया जा सकता है कि मसलन 1 घंटे का पेपर, आपने पता है कि मुझे इसके लिए 50 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे, तो आप अपने घर में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, वो आप एक टाइमर लगा के 90 मिनट्स के लिए कोई भी टेस्ट अपने सामने रखें, पास पेपर, और उसको हल करने की कोशिश करें। इससे वो चीज जनरेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। और थैंक यू इसके सर। बाद है डीलिंग विद नेगेटिव मार्क्स। ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि एसपीएससी से रिलेटेड जो है हमारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो एग्जाम्स वगैरह हैं उसमें नेगेटिव मार्क्स होती हैं। अब नेगेटिव मार्क्स जो है ना वो उसके हवाले से डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। कुछ जो है ना कैंडिडेट्स काफी घबरा जाते हैं कि नेगेटिव मार्क्स हैं, तो अभी हमें बिल्कुल उन सवालों को टच नहीं करना चाहिए जिसमें हमें थोड़ा बहुत शक है, या आप समझेंगे 50-50 है। और दूसरी अप्रोच ये होती है कि कुछ कैंडिडेट जो है ना सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो हल कर देते हैं, यानी कि अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 के 50 क्वेश्चन हल कर। ज्यादा है ठीक कभी है, कभी आता है। इसमें एक चीज, जी कोई पूछ रहे हैं आप? जी सर, आर यू लिसनिंग मी? Yes, yes, please go ahead. If you have any question, you may ask without any hesitation. नो नो सर, एक्चुअली मैटर इज दैट समथिंग वाज डिस्कनेक्शन इज दैट्स फाइन। अच्छा सर, मुझे पूछना था कि किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई किया हमने सीसीई के लिए, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ऑनलाइन हमारा एडमिट कार्ड आएगा। इसके अलावा रोल नंबर्स वगैरह सब ये सब हमें ऑनलाइन मिलेंगे, और हम वहाँ जी जाएंगे जी, तो वो किस तरह वो का। जी जी जी, मैं समझ गया है। वो तो इशू नहीं है, वो तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जब भी आपका जो है ना वो टेस्ट वगैरह हो गए, तो उससे पहले जो है ना कुछ टाइम पहले 15 दिन या 10 दिन पहले आपको अनाउंस कर देंगे। और हो सकता है आपका मैसेज वगैरह भी आपके पास आ जाए। और ये लेकिन आप वेबसाइट विजिट करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो हमने जो है ना उसकी मार्कशीट और जो सॉरी एनरोलमेंट जो है ना वो कार्ड जो है ना अपलोड कर लिए हैं, तो वो आपको स्लिप्स वगैरह वहां से मिल जाएंगी। ये इशू नहीं है, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा, उसका पता चल जाएगा आपको जल्दी में। अब मैं यहाँ पे इसको बात को खत्म कर दूं कि नेगेटिव मार्क्स से किस तरह डील करेंगे। नेगेटिव मार्क्स में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आमतौर पे जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, चार अगर ऑप्शंस हैं, तो पहले तो ये है कि उस चार ऑप्शंस में एक प्रोसेस होता है, एलिमिनेशन प्रोसेस उसको कहते हैं। एलिमिनेशन प्रोसेस ये है कि आपने उनमें से कुछ ऑप्शंस को, आमतौर पे जो ज्यादातर सवालों में ये होता है कि उसमें एक या दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको लगता है कि ये रिलेट नहीं करते। आमतौर पे आप दो ही ऑप्शन पे ज्यादा सोचते हैं, जनरली बता रहा हूँ। कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, तो वो ही बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। लेकिन ऐसे सवाल जिनमें आपको 50-50 है, यहाँ पे आपको लगता है कि दो आपने एलिमिनेट कर दिए विद द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, तो दो जो बच गए हैं उसमें आपको एक एजुकेशनल गैस लगाना चाहिए, ठीक है। ये इतना आपने एडवांटेज उसका चीज का लेना है, या आप समझेंगे उसको रिस्क लेना है, क्योंकि यहाँ पे
50 क्वेश्चन में अगर पहले आप हमेशा ये किया करेंगे, जो आपके कंफर्म क्वेश्चन है वो उसको हल करें, उसके बाद आप एक दूसरी रीडिंग दें और उसमें आप देखें जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें भी आपके कोई 75 या मोर देन 50% चांसेस हैं, तो वो भी आप उसको अटेम्प्ट करें। और बाद में फिर अगर 50-50 कोई चांसेस हैं जिसमें बाकी जिनका कोई आइडिया नहीं है कि बिल्कुल सवाल समझ में नहीं आ रहा, कोई ऑप्शन इसमें मुझे बिल्कुल नजर से कभी नहीं गुजरा यानी कि पढ़ा ही नहीं है, तो उसको आप छोड़ दें, उसके लिए नहीं करनी, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्क्स होती हैं, आपको पता है। सीसी वालों के लिए मैं बता दूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो स्क्रीनिंग होती है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं उनके, और उनके जो नेगेटिव मार्किंग का जो रेशो होता है यानी कि डिडक्शन का, वो होता है 0.25, ठीक है। अगर यानी कि आप 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका जाएगा, लेकिन जो 50 क्वेश्चंस वाले पेपर हैं उसमें से आप एक सवाल गलत करेंगे तो आपका वो हो जाएगा जो है ना हाफ नंबर, ठीक है। तो वो होता है 0.5 के रेशो से। तो ये आप स्कीम जहन में रखिएगा, वो पेपर पे लिखा भी होता है जब आप जाएंगे, लेकिन ये आपको पहले से पता होना चाहिए ताकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और लास्ट में आप देखते हैं कि यही हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आखिर में बस कंक्लूजन है, उसमें यही कहना चाहूंगा कि ये जो है ना एग्जाम कोई भी है उसकी आप डायरेक्शनल स्टडी करें, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, और उसको आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, एक अच्छी अप्रोच के साथ, आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो जाएं और उसकी तैयारी करें। और उसके बाद इसमें कोई भी किसी बगैर किसी कंफ्यूजन के, घबराहट के, जो चीज़ समझ में ना आए वो आपको वेबसाइट के जरिए वहां से मालूम कर सकते हैं। बाकी जो है ये एकेडमी, साइव ऑनलाइन एकेडमी जो है वो आपको इस हवाले से गाइड करती रहती है। और जो वहीद मुराद साहब हैं, जो प्रोफेसर वहीद मुराद, वो भी इस हवाले से आपकी क्लासेस भी लेते हैं। आई होप कि ये उन चीज़ों पे अच्छे से काम कर रहे हैं और आप इस उनसे जो है ना इस हवाले से डिटेल में रहनुमाई कर सकते हैं। बाकी वो स्टूडेंट जो अलग से कोई इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है ना वो अलग से हम सेशन रख सकते हैं कि जो है ना इंटरव्यू के लिए जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो भी शो करें वहाँ पे। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक फेमस जर्मन पोएट थे गोइटे, उन्होंने कहा था कि एक्सपीरियंस इज अ पोम विच नेचर गिव्स अस व्हेन वी आर बार्ड। तो इफ व्हेन यू हैव नथिंग इन योर हैंड्स यू हैव एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस ऐसी चीज है जिसमें आपको जिन्होंने वो काम किया है उसके हवाले से आपको पता चलता है। कि आई होप कि ये कुछ जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स वगैरह थी आपके जहन में कहीं ना कहीं इफेक्ट यानी कि फायदेमंद साबित हुई होंगी। अब हमारे पास जो है 2-3 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सेशन यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, आप बगैर किसी परेशानी के वो पूछें। और जो है ना, और इसमें कोई भी यहाँ पे अगर पूछे मुझे जो है ना वो अपना माइक ऑन करके, इफ यू वांट टू आस्क प्लीज टर्न ऑन योर माइक। सो थैंक यू सो मच। आज ये मेरे तरफ से जो है ना सर, इतना ही था, अगर आपको कोई सवाल है तो आप करें। सर आई हैव वन क्वेश्चन। सर मुझे सिलेबस के बारे में मालूम करना था सीसीई के लिए, कि मैंने पाकिस्तान स्टडी कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर्स और ये क्या था, हाँ, अप्लाइड मैथ्स। तो इनके लिए मैं तैयारी कहाँ से करूँ, मुझे एमसीक्यूज कहीं से मिल जाए? क्योंकि ग्रुप में तो बहुत सारे पास पेपर्स वीडियोस वगैरह आती रहती मेरे पास। नहीं तो आप तो उससे जो particular आपके जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उस सिलेबस की बात कर रही हैं, या जो आपको स्क्रीनिंग की सिलेबस की बात कर रही हैं? क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आप सीसी देने जा रही हैं वो जो है ना उसका पहले स्क्रीनिंग होता है, ठीक है। तो जी सर। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये है कि यानी कि वो उसमें से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 100 एमसीक्यूज। तो उसका मैंने आपको ये बता दिया है कि प्रोसेस के नेगेटिव मार्किंग का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 0.25, यानी कि 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर डिडक्ट होगा। तो उस रेशियो के हिसाब से ये जाएगा, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये है कि वो स्क्रीनिंग अलग चीज है। उसके बाद सेकंड फेज जो उसका होता है वो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, जो 50 उसका स्कोर होता है क्वालिफाइंग, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए 50 स्कोर आपका आना चाहिए उसमें। और उसमें कौन से पोर्शंस होते हैं उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें आपकी इंग्लिश, आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है। और जो है ना कुछ बेसिक मैथ्स के हवाले से भी वो भी आप अर्थमेटिक जो है ना वो उसको देख लीजिएगा।
तो ये चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो एक तो यहाँ पे अगर आप इस एकेडमी को ज्वाइन करें इसमें, क्योंकि सीसी के कुछ स्टूडेंट मेरे ख्याल में मौजूद हैं यहाँ पे, तो वो उनके साथ आप प्रिपरेशन कर सकती हैं। उसके अलावा कुछ और मटेरियल वगैरह है जो आपको ये प्रोवाइड करेंगे। बाकी जनरली मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ना कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं, जिस तरह पाक एमसीक्यूज हो गया, और एमसीक्यूज प्लेनेट के नाम से एक वेबसाइट है, वो वहाँ पे आप पेज विजिट कर लें, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इफ यू हैव एनी अदर स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। अगर और कोई क्वेश्चन है किसी का, तो आई होप कि ये चीजें आपको मैं सही से समझा पाया और आपको अच्छा लगा।